सॉरी एनपीओ भी साथ करना है। अभी कैश सवाल दिए थे ना आपको 4 करने के लिए, उनमें से एक कैश फ्लो का सवाल है, और ये कैश फ्लो का सवाल हमने डिस्कस नहीं किया हुआ। जैसे इसके बाद हम जाएंगे आगे, वो सारे कैश फ्लो वाले आपके रिपीटेड क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे, फिर वो आप वही करते जाएंगे और मैं एनपीओ वाला सवाल करवाता जाऊँ, ठीक है। तो इन 2 दिनों के अंदर ये चीजें आपके हाथ में आना शुरू हो जाएंगी। वो अभी से ही आप देखना, वो एक प्रेशर रिलीज करना होता है मेन, कि जब आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये सवाल कोई बहुत ही मुश्किल था, तो जब हम साथ मिलके करते हैं तो वो सवाल आपको काफी आसान लगेगा और होता भी आसान ही है। मेन यही मसला होता है करवाने का, एक प्रेशर खत्म करना। हाँ जी, वो कहते हैं डायरेक्ट मेथड से आपको कैश फ्लो, क्योंकि इस कैश फ्लो पर हम क्यों ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि इस दफा पेपर में ये आ जाए, एक्सपेक्टेड है, बार बार लफ्ज, क्योंकि ये ना होना कि आपने कहा था कि कैश फ्लो है, नहीं हो भी सकता ना आए, तसल्ली नहीं है लेकिन आ जाता होता है, ऐसा है। हाँ जी, सवाल ये है कि आपके पास डायरेक्ट मेथड से उसने हमसे वर्किंग करवाई, पीपीई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और अलाउंस फॉर बैड डेट्स। मैं इसकी पहले तो काम खत्म करें ना, ये मामला जो आपके गले पड़ा हुआ है इसका खत्म हो जाए। और बैड डेट्स गिवन है कहीं, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 36 मिलियन शुड बी रिटन अप। अच्छा, पहले तो अब इसके बारे में बातें सारी सुने, और यही बातें हैं, इसको फिर आप लोग जितनी दफा मर्जी हेर फेर से सुनो सुनाओ, एक दफा गौर से सुन लो, परमानेंट उसको इस्तेमाल करो। देखें, डायरेक्ट मैथ, पहले इनडायरेक्ट मेथड की बात करता हूं। इनडायरेक्ट मेथड में पहला केस, बैड डेट्स को इग्नोर कर दो, परमानेंट। आसान तरीका बता रहा हूं, अगर इग्नोर नहीं करोगे ना, ऐड बैक करोगे, तो फिर आपको डेटर्स में भी इसको वापस रिवर्स करना पड़ता है। इसलिए इनडायरेक्ट मेथड में बैड डेट्स आपके पास आ जाए, इग्नोर कर दो, डन। दूसरा नंबर, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। 2 तरीके, या तो आप ऐसा करो, नेट डेटर्स करो, किसमें, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर। नेट डेटर्स कैसे करोगे, ओपनिंग प्रोविजन ओपनिंग डेटर में से माइनस कर दो, क्लोजिंग प्रोविजन क्लोजिंग में से माइनस कर दो। और अगर आपके अलाउंस फॉर बैड डेट्स फाइनेंशियल पोजीशन में है ही नहीं, तो डेटर्स होते ही नेट है, तो वर्किंग कैपिटल में नेट डेटर्स का डिफरेंस ले लो, फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स इग्नोर कर दो। इग्नोर किया नहीं आपने, नेट का तो लिया, ठीक है, कैश फ्लो में फिर उसका कोई रोल नहीं है। दूसरा, आप ऐसा करो कि ग्रॉस डेटर पकड़ो, कहां पे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर। तो फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स को एडजस्टमेंट के अंदर, इंक्रीज है तो ऐड कर दो, डिक्रीज है तो माइनस कर दो, क्योंकि इंक्रीज होता है तो एक्सपेंस होता है, हम एक्सपेंस प्लस करते हैं, और डिक्रीज हो तो इनकम होती है और इनकम हम माइनस करते हैं। तो फिर इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स प्लस कर दो कैश फ्लो के अंदर, और डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस कर दो, और इसके दरमियान में क्या है, दोनों में से एक ट्रीटमेंट करना, दोनों में से कोई एक ट्रीटमेंट करना, जो आपका दिल कर। डन, आगे चलते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड में है ही यही बातें। बैड डेट्स का एक और ऑप्शन भी है, बैड डेट्स आप ऐड बैक कर दो क्योंकि नॉन कैश आइटम। फिर जब आप डेटर्स को डिफरेंस लेने लगोगे तो डेटर्स के अंदर भी उसको ऐड बैक करना, फिर वो डिफरेंस लेकर माइनस करना, तो इसलिए बैड डेट्स को इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डायरेक्ट मेथड के अंदर। डायरेक्ट मेथड के अंदर आप लोग एक कस्टमर का लेजर बनाते हैं,
अगर आप यहां पर ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन ले रहे हो और अगर यहां पर आप नेट ले रहे हो तो फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स को इग्नोर कर दो। अगर आप ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन नेट बैलेंस ले रहे हो तो फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपने इग्नोर करने हैं, ये हमें पहले भी पता है। बाकी चीजें यहां पर आएगी, यहां पर सेल्स आएगा, यहां पर रिकवरी भी आती है, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, क्योंकि वो भी हमारा इनफ्लो होता है। क्या बैड डेट्स रिकवर्ड भी यहां पर आते हैं। फिर यहां पर आपको पता है कैश आ जाएगा और जो जो चीजें गिवन है बैड डेट्स आ जाएगा। ओके होगी बात। अब क्लोज करेंगे, हमारा ताल्लुक हमें चाहिए होती है ये चीज। दूसरा तरीका, अभी एक तरीके को खत्म करते हैं। जब आप लोग यहां पर एक्सपेंस का लेजर बना रहे होते हैं, आपको याद है कि एसओपीएल एक्सपेंस के अंदर हमने वो डेप्रिसिएशन माइनस करनी होती है, लॉस ऑन डिस्पोजल माइनस कर, वो जो तमाम चीजें एडजस्ट, तो यहां पर आपने बैड डेट्स भी माइनस करने हैं, क्योंकि इधर आपने उसका अमाउंट ली हुई है तो फिर यहां पर भी दो, तो फिर दोनों साइड पर इग्नोर कर सकते। तो बेहतर प्रेजेंटेशन यही है कि ये डायरेक्ट मेथड में है। जब आप सप्लायर का लेजर बनाते हो तो सप्लायर के लेजर के अंदर बैड डेट्स आता है, सप्लायर के अंदर बैड डेट्स आते हैं, तो फिर सॉरी कस्टमर में, तो यहां पर भी बैड डेट्स आप माइनस करते हो। अब प्रोविजन की बात सुने जरा गौर से। डायरेक्ट मेथड में अगर यहां पर ग्रॉस लेते, अगर यहां पर ग्रॉस लेते तो फिर प्रोविजन इग्नोर नहीं करनी, तो फिर इंक्रीज इन प्रोविजन हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, तो वो इस एक्सपेंस के अंदर है, माइनस कर देंगे। और अगर डिक्रीज इन प्रोविजन है तो वो ऐड कर, एसओपीएल के इंक्रीज इन प्रोविजन है तो माइनस, और अगर डिक्रीज इन प्रोविजन है तो प्लस इस एसओपीएल के। देखिए ना, इंक्रीज इन प्रोविजन हमारा एसओपीएल की बात कर, एसओपीएल की इंक्रीज इन प्रोविजन, वो एक्सपेंसेस के अंदर लिखा हुआ है, वो नॉन कैश है, निकाल दो। और अगर डिक्रीज इन प्रोविजन है तो इसके अंदर इनकम बनी हुई है, माइनस कर, ठीक होगी बात। हम कस्टमर से कैश तो आ रहा है, कस्टमर से कैश आ रहा है या नहीं, तो हमने तो ये, हम कोई एसओपीएल नहीं बना रहे, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे। कैश आ कहां से रहा है, खर्च कहां आ रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो चाहे बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए हैं, है तो कैश ही ना, इनफ्लो तो है ना हमारा, तो इसलिए लिखा। अब इसमें ना लिखो, इस जो कैश आएगा उसमें डायरेक्ट ऐड कर देना बाद में, इसको यहां पर ना लिखो रिकवरी को, फिर जो कैश आएगा उसमें ऐड करके लिख दो, क्योंकि ये भी तो कस्टमर के कैश है, माना कि एक बुरे कस्टमर का था लेकिन है तो कैश ही ना, ठीक है। अब आप ना ये भी देखिए, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रही है, तो कैश जहां से भी आएगा आप किसी भी तरह से इसको इनफ्लो शो करो, जा रहा है तो आउटफ्लो शो कर। अलाउंस फॉर बैड डेट्स होता यह है कि इंक्रीज इन प्रोविजन हमारा एक्सपेंस होता है, और इस एसओपीएल के अंदर वो एक्सपेंस के नाम से आ चुकी है चीज। अगर एक्सपेंस में तो इसमें प्लस हुई हुई है तो माइनस कर निकाल दें, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम। और अगर डिक्रीज इन प्रोविजन है तो वो इनकम है, इनकम ऐड हुई होती है एसओपीएल के अंदर, निकाल देंगे। देखिए ये एसओपीएल है, एसओपीएल का मतलब है इसके अंदर जो चीज हमारे पास, ये एक तरह का एक्सपेंस है ना, इंक्रीज इन प्रोविजन इसके अंदर एक्सपेंस हुआ होगा, निकाल देंगे। और अगर अदर इनकम की बात अगर हम करें तो अदर इनकम इसमें से तो एडजस्ट हुई, माइनस हुई होगी ना एक्सपेंस में से, तो ऐड बैक। हाँ, या दूसरा एक, जिस तरह आप कह रहे हो कि आप ऐसा कर लो कि एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स का लेजर बना लो। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का लेजर हमेशा इस तरह से बनता है, ड्रॉ डाउन, कैरी डाउन, और यहां पर आते हैं बैड डेट्स, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, ब्रॉड ऑन कितना जो भी होगा, कैरी डाउन होगा, जो भी आएगा वो एसओपीएल के नाम से आएगा। ये एसओपीएल वो अमाउंट है जो हमारे एक्सपेंस में लिखी जा चुकी है,
एक्सपेंस में से निकाल देंगे, या फिर इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन के नाम से याद कर। अब उसके बाद इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, बाकी प्री पेमेंट्स है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन, हमें प्रॉफिट वगैरह तो चाहिए नहीं, एक्रूड इंटरेस्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, फिर सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, 10 मिलियन शेयर्स आपने इशू की है, फेयर मार्केट वैल्यू 50, ये रिपीटेड ट्रांजैक्शन है, इक्विपमेंट रिपीटेड है, फेयर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट हमें पता है, और बैड डेट्स वाली बात आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले कस्टमर का लेजर मैं आपको बनवा देता हूँ, कस्टमर तीनों लेजर बना लेते हैं जहां से इनफ्लो हमें आता है। तो कस्टमर का लेजर बनाते हैं, ग्रॉस पे बनवाता हूँ ताकि वो ये प्रोविजन वाला जो मामला है ना ये क्लियर हो जाए। कस्टमर का लेजर बनाते हैं, नेट पे करना, तो फिर प्रोविजन वाला मामला तो हाँ जी, यहां पर आ जाए जरा, 230 में से 11 माइनस करें, ब्रॉड डाउन 230 माइनस कितना, और कैरी डाउन 255 माइनस 230, सेल्स कितनी है 1450, उसके बाद रिकवरी कितनी है, बैड डेट्स कितने हैं, लिख दो 36, और खत्म होगी बात, क्लोज करेंगे हमारे पास कैश आ जाए 14, ये आ जाएगा कैश फ्रॉम कस्टमर। अब अगर आपने प्रोविजन नेट कर लिया तो आप प्रोविजन का डिफरेंस एसओपीएल के अंदर नहीं लेना। कस्टमर के बाद हम बनाते हैं सप्लायर का लेजर। सप्लायर के लिए आपको पता है, हमें अगर सप्लायर के ब्रॉड और कैड ऑन कितना है 60 और 10, यहां पर हमें परचेज चाहिए होती जो कि नहीं है, स्टॉक का लेजर बना लेंगे, स्टॉक का ब्रॉड ऑन गिवन है, कैरिड ऑन भी गिवन है 270, तो ये सवाल सामने होगा तो फिर अब स्टॉक ब्रॉड ऑन गिवन है 261, कैरिड ऑन गिवन है, और कॉस्ट ऑफ सेल भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 800, क्लोज करेंगे हमारे पास परचेज आ जाएगा 870, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर परचेज 870, कैश पेड टू सप्लायर 825। वैसे मेंटली तौर पर अजीब सा सवाल चाहे हो या ना हो, इनडायरेक्ट मेथड के ज्यादा चांस है इस बार, ये भी आसान ही होता है। एक्सपेंस का लेजर बना लो, हाँ जी, ये आपके पास प्री पेमेंट्स हैं 4/12, ब्रॉड ऑन 4, कैरिड ऑन, फिर उसके बाद एक्रूड एक्सपेंस भी है 21 और 25, फिर उसके बाद एसओपीएल है 450 में से। अब हमारे पास ये है सेलिंग और एडमिन 450 है। अब 450 में से वर्किंग में इसमें से एक तो हमने माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फाइंड की हुई है, ये गिवन है, फाइंड की है। एसेट का लेजर बनाया था या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ब्रॉड ऑन आपके पास 92 है, कैरिड ऑन जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन गिवन है पॉइंट नंबर 2 में 21 148, क्लोज करेंगे तो डेप्रिसिएशन 70, एक तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दी हमने 70, बैड डेट 30। अब प्रोविजन के बारे में दोबारा सुन लें, अगर वहां ग्रॉस लेते
तो इंक्रीज इन प्रोविजन एक्सपेंस होता तो माइनस कर देते इसमें, और अगर डिक्रीज इन प्रोविजन है तो इसके अंदर ऐड कर देते। और यहां पर आप देखें आपकी प्रोविजन था 11 से 17, 6 से, अगर वहां नेट ना करते तो यहां पर 6 माइनस कर देते। और ये प्रेजेंटेशन आईकेप ज्यादा पसंद करता है, वहां पर ग्रॉस लेके वही 6 का डिफरेंस है, वहां जो एडजस्ट होना है तो यहां पर वो नेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अभी तो 6 आप माइनस नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद फेयर वैल्यू गेन या लॉस, कितना फेयर वैल्यू लॉस है, वो कहता है फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिक्रीज बाय 40। और कोई नॉन कैश आइटम बताइए, खत्म होगी बात। देखें हमने तो कस्टमर का नेट लिया हुआ है ना, इसको तो मैंने ये अभी यहां नहीं लेना। वहां पर अगर ग्रॉस डेटर्स अमाउंट लेते तो यहां पर 6 इधर आकर माइनस कर देते। क्यों माइनस किया, क्योंकि ये भी एक्सपेंस था। अगर डिक्रीज इन प्रोविजन होती तो ऐड करते, क्योंकि वो पहले माइनस हुआ होगा। ठीक है, हाँ जी, कितनी नेट आ गई, 297। और तो कुछ नॉन कैश नहीं बताया था। क्लोज करें, हमारे पास आ जाएगा कैश पेड फॉर एक्सपेंस 30। ठीक होगी बात। अगर प्रोविजन का वो 6 का डिफरेंस दोनों में एडजस्ट हो जाना था, तीनों चीजें आ गई आपके पास। कैश फ्रॉम कस्टमर भी आ गया, कैश पेड टू सप्लायर भी आ गया, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस भी आ गया, और आपके पास अदर इनकम का एक डाटा गिवन है 30। अगर ये कैश वाली अमाउंट है तो कैश फ्लो में आएगी, बट अगर ये नॉन कैश है तो ये यहां पर नहीं आएगी। ये क्या चीज है भला, एक तो आपके पास यहां पर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 35 मिलियन एंड 21 मिलियन फॉर सोल्ड फॉर एट द गेन, 5 मिलियन का तो इसके अंदर गेन है। 25 क्या है, इन्वेस्टमेंट इनकम, कहते हैं रेंट अमाउंट है। और ये रेंटल, ये दोनों ही खत्म। इसके अंदर आपको ये तो पता है ना, गेन ऑन डिस्पोजल और रेंटल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर पीपी की कोई रेंटल इनकम होती ना, वो आनी थी, वो हमारा कैश फ्लो होता। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की इनकम है जो कि उधर चली जाती। ठीक होगी बात। तो अगर आपने डायरेक्ट लिखना है तो कस्टमर से कैश कितना आया, 1410। सप्लायर को कितना पे किया, 825। और एक्सपेंसेस की कितने पे किया, 301। ये आपका आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब अगर आप वो 6 वाला डिफरेंस इधर से यहां पर, वो कहते हैं ना, यहां से एडजस्टमेंट करोगे तो आंसर वही है। यहां से 6 माइनस हो जाएगा, 3 ऊपर जाकर 6 ऐड हो जाएगा। अगर आप आई कैप का सवाल देखेंगे तो यहां पर आपको 1416 मिलेगा, यहाँ पर 825 मिलेगा, और यहाँ 301 में से 6 माइनस हो जाएगा, ये 295। जी हाँ, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे ना, एक्टिविटी चेंज करनी है बस। ठीक है, ये कितना आंसर आ गया, 296। अब इंटरेस्ट पे, टैक्स पे 290। अब इंटरेस्ट का लेजर बन रहा है, फाइनेंशियल चार्जेस गिवन है, हाँ जी, और एक्रूड इंटरेस्ट का भी लेजर गिवन है, 6 + 30 60, 6 + माइनस टैक्स भी है, डिविडेंड का लेजर बना रहे हो, रिटेन करने का लेजर बना लो। ब्रॉड ऑन कितना है, 90, कैरी डाउन 1, पैट क्लोज करेंगे, हमारे पास 1, डिविडेंड भी माइनस कर देंगे 100। ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो जाएगी।
150 इनफ्लो। ठीक होगी बात। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का भी लेजर बनाएंगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी लेजर बनेगा, और दो ही चीजें हैं बस नॉन करंट। और अगर कोई रेंटल रसीद भी है इसके अंदर, और सेल प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल भी है। ठीक है, तो पहले पीपीई का लेजर बना लेते हैं एक छोटा सा ऐसे ही। ब्रॉड ऑन कितना है पीपीई का? 555। बाकी हो गया था। अच्छा, मसला भला क्या है, जिसने तो किया है उसका तो हो गया है, किसी ने किया भी नहीं है ना, इसलिए नहीं उनके लिए मैं थोड़ा थोड़ा, ताकि वो बाद में जब करने लगी तो उन्हें टेस्ट में भी ये दिया था सवाल। कैरी ऑन इसका कितना पीपी का? 280। ठीक हो गया। चले, अब बताएं जनाब, कॉस्ट पे बना रहे हो या बुक वैल्यू पे बना रहे हो? कॉस्ट पे बनाना है, तो डिस्पोजल की कॉस्ट बताओ फिर। 30। इसके अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो नहीं था ना? चल, शेयर कैपिटल से कितना एसेट आया? 150। शेयर कैपिटल 100 और शेयर प्रीमियम, क्योंकि पीपीई डेबिट, शेयर कैपिटल 100 से क्रेडिट, शेयर प्रीमियम 50 से क्रेडिट। इसके अलावा क्लोज करेंगे तो कैश है कितना? 300। ये इंक्रीज आ जाएगा हमारे पास 300। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर बना लोगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर ब्रॉड ऑन कितना है? 210। 310। लॉस कितना आया था? इसमें रेंटल इनकम नहीं आती क्योंकि उसकी एंट्री थी कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। क्लोज करेंगे 140 हमारे पास कैश। सेल से पैसा कितना आया? कहता है 35 मिलियन में, 35 में से 21 माइनस करें, 14 प्लस गेन पे बेचा, 19 आपके पास इनफ्लो आ गया। रेंटल इनकम कितनी मिली? 25। और कुछ पैसा आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? खत्म, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी। 318 आउटफ्लो। शेयर कैपिटल का लेजर बनाए। अच्छा, इसका कट्ठा लेजर बना लो, उन दोनों को प्रीमियम को ओपनिंग में ऐड करके देख लो, 460 कर दे और 700 या 801। एक तो हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ पीपी से, ठीक है ना, और कुछ नहीं है तो फिर बाकी डिफरेंस देख लें। 191 हमारा शेयर कैपिटल आ गया। रिटेन अर्निंग से जो चाहिए था मिल गया। लॉन्ग टर्म लोन 150 से 220, कम हुआ ज्यादा? ज्यादा हुआ तो इनफ्लो। खत्म होगी बात। ये कितना आ गया? 1261। ए प्लस बी प्लस सी कर ले, कितना? 152 माइनस 318 प्लस 261। 95 में ओपनिंग 42 है और 9 भी है, 42 माइनस हो जाएगा और प्लस 9 कितना आ गया? 33 नेगेटिव 40। चलिए
सॉरी, क्या ये क्या रहे हो? तो बैड रिकॉर्ड उसके अंदर लिख तो दिया था। किस में से, किस चीज के? अच्छा अच्छा, वो अदर इनकम, अदर इनकम यहाँ पे वो जो अदर इनकम कितनी है? 15 का डिफरेंस है। ये इसमें से 297 है, प्लस कर दें क्योंकि बैड रेट 36 माइनस कर दिया था, 15 ऐड कितना, क्योंकि हमने इसको कैश का कस्टमर अकाउंट में लिख दिया है ना, तो यहाँ पर आप नहीं लिखना। तो ये एक्सपेंसेस वाला खराब हुआ। ये कितनी अमाउंट आ गई? ये एसओपीएल पे 297 या बल्कि कितना आया, 312। फिर ये कितना हो जाएगा? 316। और ये 316 यहां पर आ गया। लिख तो दिया था कस्टमर में, लिखा उधर लिख दिया था, इधर नहीं लिखा था। हाँ जी, ये कितना आ जाएगा फिर? ये 152 या ये 269 में से ये माइनस किया तो कितना आ गया? 137। और बाकी तो फिर नेट करके ये कितना आ जाएगा? 80 में से 30 माइनस कर दिया तो 47। चलिए जी, इस पे आ जाए जरा। हाँ, अलग से नहीं, असल में अगर आपको याद होगा कि बैड डेट्स में ना, बैड डेट्स रिकवर्ड की ना 2 एडजस्टमेंट होती थी। एक, या तो उसको अदर इनकम में लिख दो या उसको एक्सपेंस में से माइनस कर दो, ठीक है। तो वो ज्यादा, देखिए जो हमारी इनकम पड़ी हुई है ना 30 की, वो तो 5 और 25 वेरीफाइड है, इसका मतलब बैड डेट्स की तो इनकम इसमें आई नहीं, तो फिर हमारा वो एसओपीएल से माइनस हुई है, तो हमने वापस ऐड बैक कर दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं, एक नजर 5-1 मिनट लगा देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जिमनाई वाला क्वेश्चन तो पहले ही करवाया हुआ है, वो कल करवाया था, वही उसका रिपीटेड था। ये मुश्किल नहीं था, इसलिए इसमें ये एक आई कैप ने बस, आई कैप कहता है कि ये 10 नंबर ना मैं फ्री में नहीं, थोड़ी सी परेशानी थी बस, अदरवाइज इसका कोई रोल था ही नहीं। चले अपना सॉल्यूशन सामने रख लें अगर आपने किया हुआ है, और मैं आपको बताने लगा हूं बेसिकली कि कल भी एनपीओ का सवाल किया एक, आज का जो सवाल है वो मेजर सवाल है, अच्छा सवाल है जो आज हमने करना है रेगुलर। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था, और ये फ्री के नहीं जैसे मार्क्स होते, और अगर मैं आपको आई कैप के रिमार्क्स बताऊं तो ये 11% बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए थे, और मैं कहता हूं कुछ भी ना करके आओ, सवाल ही अब सॉल्यूशन में पेस्ट करके आ जाओ, थोड़ा सा सही करके, तो नंबर तो फिर भी आ जाएंगे। चलिए हम एक नॉर्मल बात करते हैं, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना, इनकम के लिए क्रेडिट साइड देखनी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन देखनी, एक्सपेंडिचर लिखने के लिए डेबिट साइड देखनी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन देखनी है।
एसेट्स लिखने के लिए डेबिट साइड देखनी है, फंड लिखने के लिए क्रेडिट साइड देखनी है। अब इस सवाल के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास इनकम की हम बात करते हैं और एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं। इनकम की बात करते हैं तो क्रेडिट, ये लायबिलिटी नजर आ रही है, एक हमें बिल्डिंग का फंड नजर आ रहा है। अब हमें पता है कि बिल्डिंग के फंड के साथ करते क्या है। बिल्डिंग का फंड अगर हमें मिलता है, एक इसको लिखेंगे बिल्डिंग के अंदर, एक लिखेंगे इसको फंड के अंदर, फिर बिल्डिंग की लिखेंगे डेप्रिसिएशन और फंड की लिखेंगे अमोर्टाइजेशन। यही हम करते आ रहे हैं। डन। अब ये बात हम देखते हैं कि इसकी लाइफ कितनी गिवन। आगे चलते हैं। 102 आपको लिखा हुआ है जनरल फंड। फिर ये है आगे हमारे पास सब्सक्रिप्शन। तो हम सब्सक्रिप्शन का लेजर बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 1 सब्सक्रिप्शन। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए, और इतना नहीं है तो आई क्या फिर फेल कर देना बेहतर है। आई क्या अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे हमारे पास साल के शुरू में ब्रॉड ऑन गिवन है 8, डेबिट साइड पर क्योंकि रिसीवेबल है कैश, उसने हमें क्या लिखा हुआ है, प्लेयर्स सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, प्लेयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इन एडवांस। तो दोनों ही कैश है हमारे इसी साल के। अब देखिए एक तो एडवांस है भाई, ठीक है एडवांस है, लेकिन क्या कैश डेबिट नहीं हुआ? तो कैश ने जब कैश के नाम से आएगा तो फिर ये नहीं है कि इनकम है या नहीं है, इस साल का है या नहीं है, हमने देखना कैश डेबिट हुआ। तो 60 आ गया। इसमें से वो कहता है 15 का ना एडवांस कह रहे 15 है, कितना है? अभी तो 15 लिखने दो, अभी तो आगे कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आपको 2 एडजस्टमेंट बताई हुई है। पहली, प्लेयर्स सब्सक्रिप्शन 16 वर आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब है ये नहीं मिली, ये कैश के अंदर नहीं है। आगे, और आउट ऑफ दिस 3 मिलियन शुड बी रिटर्न ऑफ। चलो जी, बैड डेट्स कर देते हैं 3, और फिर कैरी ऑन कितना बच गया 30। फसाद की जड़ ड्यूरिंग द ईयर, सम प्लेयर स्टार्टेड पेइंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द होल ईयर, कुछ लोगों ने सब्सक्रिप्शन एडवांस देना शुरू कर दी, रिसीविंग अ 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट लेने के लिए। ओके, आगे कहता है 40% ऑफ दीज सब्सक्रिप्शन शुड बी कंसीडर्ड एज एडवांस। कहता है 40% ऑफ दीज सब्सक्रिप्शन शुड बी कंसीडर्ड एज एडवांस 30 जून 24। हमने एडवांस लिया हुआ है 15 मिलियन। एडवांस कितना लिया हुआ है 15 मिलियन। कहता है कि आपने इसका 40% कंसीडर क्या करना है कि ये एडवांस। तो 15 का 40% कितना, 6। तो एडवांस आपका 15 नहीं बल्कि 6 है। अब यहां पर बच्चों ने एक परेशान हो गए, उसने कहा कि ये 15 की बजाय 6 क्यों किया। अब उस वक्त तो पता ही नहीं था, पता नहीं किसने क्या क्या किया होगा, किसी ने 20% 15 का लिया होगा, किसी ने 40% लेकर इनकम में लिखा होगा, बहुत सारे मामला लिखे होंगे। और मैं कहता हूं कि अगर ये जितने भी बंदे होंगे, अगर जिसने ये सवाल अटेम्प्ट किया होगा उसने अपनी मर्जी की होगी। हमें कैसे पता चला आई कैप का सोल्यूशन देखकर, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। हाँ, इसमें यह है कि क्वेश्चन ये बताया हुआ है कि 20% उसने एडवांस लेना है। अब 40% हमने जो 15 मिलियन का है वो हमने क्या कंसीडर करना है, एडवांस। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इसकी असल कहानी क्या है। आपको याद होगा कि जब हम एडवांस चीज कंसीडर करते हैं, हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा आपने सितंबर में एडवांस लिया। कब एडवांस लिया? सितंबर में एडवांस लिया 6 महीनों का। तो क्या आप सारा एडवांस में लिख दोगे? आपने कितना लिखोगे? अगले 3 महीनों का या 2 महीनों का। एडवांस तो आपने सितंबर में ले लिया, तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का एडवांस नहीं लिखोगे। आप एडवांस कितना लिखोगे? सिर्फ 2। तो उसने हमें एडवांस की वैल्यू खुद बता दी है कि भाई एडवांस आपने कितना लिखना है, 40% जितना आपने एडवांस लिया हुआ है उसका कितना लिखना है,
40%, तो हमने उसका 40% लिख दिया। सब्सक्रिप्शन की तो कहानी खत्म। हाँ, 20% का क्या ताल्लुक है? उसने कहा कि जिसने 20% डिस्काउंट लेना है तो ठीक है, जब उसको कोई अमाउंट देगा हम भी लिख देंगे। तो अभी सब्सक्रिप्शन का लेजर आपका पूरा। तो हमारे पास एसओपीएल तो लिखना गुनाह होता है यहाँ। इनकम एंड ये हमारे पास इनकम आ डन। आगे चलते हैं, इस पॉइंट को पढ़ो जरा। कहता है कंट्रीब्यूशन 20 मिलियन जो आपने पवेलियन के लिए रिसीव किया था ना, ये पिछले साल रिसीव किया था और आपको ऊपर नजर भी आ रहा है। तो इधर आ जाओ वापस पॉइंट नंबर 1 पे। द पवेलियन वाज कंप्लीटेड दिस ईयर। इसका मतलब है जो हमें फंड मिल रहा था वो हमें मिल रहा था पिछले साल, और इस साल हमने पवेलियन को कंप्लीट किया। तो डेप्रिसिएशन लेना कब स्टार्ट करेंगे? इस साल, जब कंप्लीट होगी। उसने कहा है जी 30 मिलियन टोटल खर्चा हुआ है और 3 मिलियन की हमने डेप्रिसिएशन। अब कुछ बच्चों ने कहा कि ऊपर एक 11 मिलियन की डेप्रिसिएशन गिवन है, क्या इसमें शामिल है या नहीं है? पहली बात, आपको पवेलियन फंड कितने की अमाउंट गिवन है? 27 से है तो 30। इसका मतलब अगर उसने नेट की हुई है तो फिर उसने एक्सपेंस भी लिखा होगा। हाँ, हमें बताने का मकसद रेट बताना कि कितने परसेंट है 3 मिलियन 30 का? 10%। तो फिर इसका भी हम 10% लेकर अमोर्टाइज करें। उसने अगर 30 मिलियन का सील फाइंड किया हुआ है, उसने उसको डेप्रिशिएट करना है, तो हमने अमोर्टाइज भी तो करना है। तो हम अमोर्टाइज करेंगे पवेलियन फंड 20% का, 20 का, और आपने तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और कोई इनकम नहीं बताई। अब जरा मैं कहता हूं कि इन केस 5 नंबर का ये सवाल था इनकम एक्सपेंडिचर, मैं कहता हूं कि ये आपके दोनों पॉइंट ही गलत है, कर देते हैं गलत। क्योंकि ये चलो जी वो 40% डिस्काउंट में मसला आ गया था, वो पूरे नंबर नहीं काटेगा, वो उस एक पॉइंट का नंबर काटेगा। मैं कहता हूं चलो दोनों नंबर काटेगा। एक्सपेंडिचर के अंदर डेप्रिसिएशन नजर आ रही है, अदर एक्सपेंस नजर आ रहे हैं, 3 के बैड डेट्स का पता है, वो तो लिखोगे। डेप्रिसिएशन, अदर 38, बैड डेट्स 50 और है इतने। चलो ये 3 नंबर तो ले लो। 5 में से उसने 5 ही नंबर, यानी 5 या 1 2 3 4 और 5, इसको माइनस करेंगे तो आपका सरप्लस कितना आ जाएगा? सॉरी, एक्रूड लायबिलिटी में जाएगा। एडजस्टमेंट में अगर एक्रूड गिवन हो तो वो हमने एक्सपेंस में ऐड करना होता है, करंट लायबिलिटी में लिखना होता है। और जो ट्रायल बैलेंस में चीज आ जाए वो एडजस्टेड होती है, वो उसका सिर्फ एक इफेक्ट होता है और वो सिर्फ लायबिलिटी है। ठीक है, अब हम आ जाए एसओएफपी के अंदर। अब सॉरी, एक मिनट, पेमेंट कौन सी वाली? अच्छा, पेमेंट को एक्सपेंस में क्यों नहीं लिखा? चलिए इसके बारे में बात कर लें। अच्छा, मैंने पहले का क्योंकि आपने सवाल पढ़ा हुआ है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करने लगा। बता देता हूं, किसी भी रिस्ट्रिक्टेड फंड की पेमेंट अपने रिस्ट्रिक्टेड फंड में जाकर माइनस होनी है। किसी भी कोई वो फंड का आपको कह देना किसी भी फंड के बारे में, और फिर उस फंड के ऊपर कोई खर्चा बता दे, तो वो खर्चा फंड में से जाकर माइनस होगा, नॉर्मल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। आखिरी एडजस्टमेंट देखिएगा जरा, ड्यू टू सिग्निफिकेंट बैलेंस इन द जनरल फंड। कहता है जनरल फंड में बड़ा पैसा है। एसएससी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैज डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश फंड 24 मिलियन टू कंट्रीब्यूट फॉर स्कूल फीस। आपने जनरल फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड आ गया, आपने जनरल फंड में से 24 मिलियन निकाल के स्कूल की फी के लिए रख देना है। और आपको लगा कि पेरेंट्स कैन अप्लाई ऑफ अ ग्रांट अप टू 50,000 तक फीस माफी की एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें से 7 मिलियन स्कूल फी आपने पे कर दी बच्चों के। अब एक्सपेंस तो है
लेकिन वो इस फंड का एक्सपेंस है, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है। तो जब हम इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड लिखेंगे ना 24 मिलियन, उसमें से 7 माइनस करके लिखेंगे। किसी भी रिस्ट्रिक्टेड फंड की इनकम तो फंड में प्लस, उसका एक्सपेंस तो उस फंड में से माइनस, तो उसका कंट्रीब्यूशन उस कंट्रीब्यूशन में ऐड, उस फंड में ऐड हो जाएगा। तो किसी भी रिस्ट्रिक्टेड फंड का कंट्रीब्यूशन आए तो उसमें फंड में ऐड, एक्सपेंस है तो उसके फंड में से माइनस। ठीक होगी बात? चलिए जी, एसओएफपी में एनसीए। अच्छा, मैं नहीं कहता कि आप लोग वहां पर कोई बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करें, जिस हद तक आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है एटलीस्ट वो तो करो। जैसे इस सवाल के अंदर आपने देखा कि आपको एक नॉन करंट एसेट मिला है 96 मिलियन का, क्या इसमें से डेप्शन माइनस हो चुकी है या नहीं? हो चुकी है, क्योंकि ऊपर उसने डेप्शन लिखा है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन तो है नहीं। एक पवेलियन फंड वाली बिल्डिंग गिवन है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एक आपके पास फिक्स्ड एसेट्स गिवन है 96, एक आपके पास पवेलियन बिल्डिंग है 27 और कुछ 120 करंट एसेट, कैश एंड बैंक बताया हुआ है कितना, और एक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है एक्रूड 13 की। बस ये ख्याल रखना कि लायबिलिटी को एसेट और एसेट को लायबिलिटी ना कर देना। एडवांस सब्सक्रिप्शन 6 है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन 16 की है, जिसमें 3 की राइट ऑफ कर दी थी। ठीक है, 25 140। अब आ जाते हैं फंड एंड लायबिलिटी। जर्नल फंड में हमारे पास कितना है 102, इसमें सरप्लस 12 का ऐड और 24 जो आपने कहा कि स्कूल फीस के लिए अलग करते हैं, कितना 90, और इन स्कूल फी 24 -7 आपने फीस दे दी। ये इधर इसलिए आकर लिखा क्योंकि वो स्कूल फीस का अलग से फंड क्रिएटेड था। 70 10, फिर नॉन करंट लायबिलिटी आपके पास 20 का फंड था पवेलियन फंड, उसमें से 2 आपका अमोर्टाइज हो गया तो 18 का आपका रह गया। हाँ, इसमें से भी 2 और 16 कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हो। पी फंड पवेलियन फंड। करंट लायबिलिटी आपको एक्रूड एक्सपेंसेस तो गिवन है, और एक हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है, और कोई लायबिलिटी या एसेट तो सारा प्लस किया तो ये भी कितना बन रहा है 140। और मैं कहता हूं कि चलो आपको जो चीजें इधर उधर थी वो ना लिखो, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो ही लिख कर आ जाते तो 5 नंबर तो फिर भी मिल ही जाने थे। तो 11% खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने इसमें से पासिंग मार्क्स लिए हैं। सिर्फ क्या सवाल ही अजीब उन्हें नजर आ रहा होता है। आई कैप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो कहता है जी जैसा सवाल करके हम जाए पेपर में वैसा आए तो हम करेंगे, वरना छोड़ दें। अब तो उसके पास इतने आइडियाज हैं जब से चैट जीपीटी आ गया है। अच्छा, ये कल का जो आपका होमवर्क है 2023 ऑटम, इसमें ये वाला जो सवाल है ये आपने खुद करना है, क्योंकि ये कैश फ्लो का सवाल है, इनडायरेक्ट मेथड का है। अगर नहीं होगा तो ये मैं करवाऊंगा। हाँ, इसमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अच्छा सवाल है, और ये सवाल अच्छा सवाल है, ये हम करते हैं अभी करते हैं, क्योंकि ये अगर ये सवाल मैंने आपको करवा दिया, फिर उसके बाद आगे अगला सवाल हमारे पास है, ये देखा क्विकन वाला तो हमने किया हुआ कैश फ्लो का सवाल, हाँ ये किया हुआ है। अगर आगे सारे, और ये ओरेकल फैमिली वाला भी कल में कर लिया था, कल कर लिया था। और स्प्रिंग ये भी क्वेश्चन किया हुआ है, कैश फ्लो का है ये। और ये महताब वेलफेयर, ये भी आसान सा ही सवाल है। अब आगे 2021 में नहीं जाना अभी हमने।
तो 2000 बाई, एक सवाल मैं करवाता हूँ इंशाल्लाह, अगर टाइम मिल गया तो दोनों करवा दूंगा। सॉरी, ये वाला, ये फंड वाला है, स्प्रिंग, हाँ नहीं 2022 और 2023 इन दोनों अटेम्प्ट में कैश फ्लो और एनपीओ के जो भी सवाल है वो करने हैं। अब मैंने आपको एक दो सवाल हैं इसके मेन जो नहीं किए हुए, वो मैं करवाने लगा हूँ। कोशिश करेंगे कि दोनों हो जाए, नहीं तो एक तो मैं करवाता हूँ ना, तो एक तो फिर आप लोग कर लेना, एक मैं एनपीओ का करवाने लगा। एक ही हो पाएगा क्योंकि जुम्मे आज उनको मैंने कह दिया कि रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ऐसे जे अभी आप लोगों के मजीद कल इंशाल्लाह आपको ना एनपीओ के ऊपर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कल का दिन जब गुजरेगा ना तो एनपीओ पे भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जी 2023 और 22 और 23 दोनों अटेम्प्ट नहीं, उसमें सारे सवाल नहीं है। एक ये एनपीओ के तो बहुत ही छोटे सवाल है, एक अच्छा सवाल है वो मैं करवाने लगा, और ये बहुत अच्छा सवाल नहीं है, ये मुझे ऐसे गलती से अच्छा लग गया था जी। पीडीएफ शेयर है क्लास में, ये ग्रुप में नहीं आया हुआ। अच्छा मैं ये भी आज शेयर करवा ये बोले कि अभी जब मैसेज कर दो वो मिस नोट कर देती है। अच्छा जरा वापस आए, अच्छे सवालों में से एक अच्छा सवाल, एनपीओ के 2-4 सवाल ऐसे बुरे बुरे आए हुए हैं, लेकिन वो पुराने सवाल है एनपीओ के, बहुत बुरे सवाल लगते बुरे हैं, होते इंटरेस्टिंग है, बुरे नहीं लगते, बुरे नहीं लगने चाहिए। मैं कहता हूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के बाद जो बच्चे ने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिया साथ, उनके लिए ये बुरे नहीं होते सवाल, क्योंकि कैलकुलेशन में मसला आता है। हाँ जिसने अभी कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी उनको थोड़ा सा कैलकुलेशन में इशू आ सकता है, तो इसलिए उसको भी हम देखते हैं। अब इसमें बनाना क्या था जनाब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और अच्छा जो आप लोग फंड के अंदर नहीं करते जनरल फंड और रिस्ट्रिक्टेड फंड अलग अलग, यही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट भी है। मैं अलग से बताऊंगा कल, उसके ऊपर प्रॉपर लेक्चर करते हैं, 2-3 सवाल उसके छोटे छोटे देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक होगी बात। नंबर कितने, 70। सच में FR 1 में ना जो बंदा फेल हो ना, चित्रालू करनी चाहिए, इतना आसान पेपर होता है। मैं अपने पूरा 2025 के पेपर मैंने आपको ईपीएस के सवाल भी करवा दिए, मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ वो जो चीजें नेट एसेट, सॉरी IS 8 वाला सवाल भी करवाया, 10 नंबर का जो सवाल है, जो सवाल आए हुए हैं वो सारे मैं साथ साथ करवा रहा हूँ 2025 वाले। ये 2025 का कल मैंने आपको एनपीयू वाला भी सवाल करवाया, 18 नंबर का सवाल, कैश फ्लो का 6 नंबर और 2 नंबर आए थे, वो भी मैंने सवाल आपको करवाए थे, और इसमें से रिजल्ट कितना, 30%। बच्चे कितने पास हुए, और वो सारे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी नहीं है, चलो सारे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो ना तो मान लेते हैं ठीक है अच्छा रिजल्ट। तो ये गड़बड़ है, और ये गड़बड़ सारी की सारी पीआरसी बच्चों को धोखा दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि ना या तो ये सीए खत्म कर दें, या सीए के टीचर्स को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए बच्चों का। मुझे कहते हैं कि आप ना वो बच्चों का दिमाग खराब कर देते हैं कि ज्यादा टाइम लगवा रहे हैं कैश यानी फाइनल अकाउंट पे, तो आपको नहीं लगता फाइनल अकाउंट का कोई फायदा नहीं है। फाइनल अकाउंट अगर वहां पर हमने टाइम लगाएंगे तो मैं यहां पर आपको पीआरसी पढ़ाता। तो सारी चीजें ना, अगर आज भी टीचर्स प्रोफेशनल आ जाए इस फील्ड के अंदर, सही वाले टीचर्स आ जाए, तो ये रिजल्ट आपका 50-30% ना होता, ये 80% पे चला जाए, और 80% रिजल्ट आ सकता है। 50 नंबर लेने हमने, सिर्फ 50 नंबर लेने के लिए ये सवाल सबसे 17 नंबर का सवाल है, और इसको मुश्किल तरीन समझा जाता है। इसके आप एग्जामिनर कमेंट्स जाकर देखें तो इसका भी रिजल्ट वही होना 8%, 7%। सिर्फ क्या है, वहां पर फाइनल अकाउंट किया नहीं,
फिर यहाँ पर एनपीयू नहीं होता, और फिर आगे भी मसले आते हैं। फिर R1 का भी रिजल्ट खराब, R2 का भी, बदनाम बेचारी R1 और R2 को कर दी। हालांकि बदनाम करना चाहिए कि पीआरसी को ठीक पढ़ना चाहिए। पहले जब ये इंट्रो कैफ का हिस्सा था ना, तो फिर FR1 का रिजल्ट 40% कभी कम ही नहीं आता था, क्योंकि बच्चा इंट्रो में ही तैयार हो जाता। अब इंट्रो में तो बस एमसीक्यूज करके आ जाता है। हम भी जितनी मर्जी कोशिश करते हैं, बच्चे भी सीरियस नहीं लेते उस बात को। तो बच्चे भी कहते हैं कि मैं तो कहता हूं कि फाइनल अकाउंट का अलग से एक क्लास होनी चाहिए, और उसी में ही सारा कुछ बंदे को पढ़ते रहना चाहिए, और एंट्रीज के साथ बंदे को पता चलना चाहिए। चलिए, इस सवाल के अंदर भी ना हमारे पास तो टेक्निक ही यही है, इनकम ढूंढ लेते हैं। अब हम फंस गया, भला क्यों? डेबिट क्रेडिट नहीं किया है? लेकिन हमें हर तरह से मेंटली तौर पर रेडी रहना चाहिए कि डेबिट क्रेडिट नहीं है तो हम क्या इनकम नहीं निकाल सकते। देखें, आपके पास लिखा हुआ है जनवरी 121 के अंदर ये क्लब बना, और हमसे पूछा जा रहा है दिसंबर 22, तो क्या ये पहले साल का है? नहीं, ये पहले साल का नहीं है। लेकिन यहां पर एक उसने इंफॉर्मेशन बड़ी अजीब सी दे दी, कहता है 1 जनवरी 21 को जब मेंबर्स ने ये स्पोर्ट्स क्लब बनाया, तो एक पीस ऑफ लैंड 4 मिलियन का, जिसकी फेयर वैल्यू 4 मिलियन थी, 1 मिलियन का बेच दिया। 4 मिलियन वाला 1 मिलियन कैश लेकर दे दिया। कब? पिछले साल। इसका मतलब है हमारी लैंड डेबिट हो जाएगी 4 मिलियन से, कैश क्रेडिट हो जाएगा 1 मिलियन से, बाकी किस में चला जाएगा? फंड या डोनेशन के अंदर चला जाएगा। उसने बाकी हमें खैरात दे दी, एक नॉन करंट एसेट हमें एक के इस किसके तौर पर दे दिया? एज अ डोनेशन के तौर पर दे दिया। ठीक होगी बात? अब ये पिछले साल है, अब के कैश में से ये 1000 ही माइनस हो चुका है, जो हमने माइनस। अभी हमारे पास करंट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? लैंड के अंदर कितनी अमाउंट नजर आनी चाहिए, और फंड के अंदर कितनी नजर आनी चाहिए? कौन सा फंड? किसी भी नॉन करंट एसेट का फंड हमारी नॉन करंट लायबिलिटी में जाता है, या बाकी फंड से अलग से नीचे शो हो जाता है? ये नेट एसेट्स वाले फंड के अंदर साथ नहीं आता। आगे चलते हैं, ये बस इसकी कहानी खत्म हो गई। उसने हमें 1122 के बैलेंसेस दे दिए, ब्रॉडन दे दिए, कैश एंड बैंक बैलेंस 223,000, फिक्स्ड एसेट्स अदर देन लैंड 6450, प्रीपेड इंश्योरेंस 274, और एक्रूड अदर एक्सपेंडिचर, ये सारे क्या चीजें हैं? क्योंकि 1122 के पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। फिक्स्ड एसेट्स आपने 6 मिलियन का खरीदा, पेमेंट का मतलब क्या है? एडिशन। एनुअल इंश्योरेंस 1404, और कहता है टिल 31 मार्च 2023, क्या मतलब है? 3 महीने का प्रीपेड है। चलो, एक कहानी तो खत्म हो गई, हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस भी आ गया, इंश्योरेंस प्रीपेड भी आ गया। ये हमारे पास ब्रॉडन गिवन है, यहां पर कैश गिवन है, पेमेंट है ना तो कैश है, और इसमें से प्रीपेड भी आ गया। अगर मैं एक वर्किंग नंबर 1 लिख दूं, तो यहां इंश्योरेंस का लेजर बना देता हूं। ब्रॉड और मेरे पास है, पिछले साल का कितना प्रीपेड इंश्योरेंस था? 274। कैश कितना आ गया? 1404। इसमें कैरिड ऑन 3 महीनों का है, तो 1404 को 12 पे डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 350 क्लोज करेंगे, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो किसको क्या बोलेंगे? इनकम एंड 13। अब हमारा ताल्लुक किसके साथ है? इसके साथ। ये तो कैरिड ऑन है, ये कहां लिख देंगे जाकर? करंट एसेट के अंदर। और 1327 किस में लिख देंगे? अदर एक्सपेंसेस। हाँ, अगर आपको ओपनिंग फंड चाहिए तो ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज करते होते हैं, तो उसके लिए ये भी हमें चाहिए होगा, ओपनिंग एसेट्स माइनस जो चीज मिलती है वो तो करते जाते हैं साथ। आगे चलते हैं, अदर एक्सपेंसेस हमें हमारे पास है 2788। पूरा सवाल सिर्फ ये है, और ये भी बस कॉमन सेंस है। लिखा हुआ है एनुअल मेंबर फी
for 21, 22, 23 was 8,000, 10,000 and 12,000 respectively. However, member joining in second half of the year are charged only half fee for that year. कहता है जो आखिरी 6 महीने में कोई मेंबर आएगा उस साल वो आधे पैसे देगा। 2021 में सालाना फीस कितनी है? 8,000, 2022 में 10,000 और 2023 में 12,000। Each member is required to pay membership fee for the current year and the next year. कहता है जब भी कोई बंदा आएगा वो उस साल के भी सारे पैसे देगा और अगले साल के भी सारे पैसे देगा। अब वो कहता है सिर्फ सवाल का स्ट्रक्चर अजीब होता है, याद रखें। मैं आपको जितनी बातें बताऊं, कहते हो तो कोई किसी स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे देता हूं कि सवाल के स्ट्रक्चर के अलावा कुछ भी मुश्किल नहीं होता। यहां पर देखें, नंबर ऑफ मेंबर्स एडमिटिंग इन 2021 और 22 ये उसने दे दिया। पहले हाफ में 150 बंदा आया, दूसरे हाफ में 270 बंदा आया। फिर आगे 2022 में पहले हाफ में 220 बंदा आया, अगले हाफ में 105 बंदे आए। यहां से हमें हमारे पास मेंबरशिप फी मिल जाएगी। मेंबरशिप फी क्या है? सब्सक्रिप्शन के है, जो मर्जी नाम दे। लेजर बनाएंगे, प्रीपेड का बनेगा या एक्रूड का बनेगा? प्रीपेड इनकम का, प्रीपेड मेंबरशिप फी बना लेते हैं। जब ये सवाल पेपर में आया था बहुत सारे लोग पता नहीं कितने को रोलर डाल रहे थे, लेकिन तसल्ली से कोई सोच तो नहीं रहा था जब मैं पढ़ रहा था। चले फिर देखें, आप ये जो 2021 में लोग आए, लिखना भी चाहे छोड़ दें, कैलकुलेटर बस देखें। 2021 में उन्होंने 2021 के भी पैसे देने हैं और 2022 के भी पैसे देने हैं। अब मैं बना रहा हूं 2022 का ब्रोडाउन। इसका मतलब है जो 2021 वाले लोगों ने अगले साल के भी पैसे दिए होंगे। 2021 वाले लोगों ने अगले साल के भी पैसे दिए होंगे। इसका मतलब है 150 बंदा पहले हाफ में आया था और 270 बंदा। अच्छा, जो सेकंड हाफ वाले हैं ना, उन्होंने हाफ पैसे देने बट उसी साल के, अगले साल के नहीं। उसने क्या लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट किया है, चार्ज ओनली हाफ फी फॉर दैट ईयर। अब अगले साल के पैसे, जब वो अगले साल के पैसे देंगे वो पूरे पैसे देंगे। इसका मतलब है इन्होंने भी 10,000 के हिसाब से पैसे दिए होंगे, क्योंकि 2022 के उन्होंने पैसे देने हैं। इन्होंने भी 10,000 के हिसाब से पैसे दिए होंगे। तो टोटल या प्लस करके 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो या अलग अलग लिख दो, ये 1500,000 आ जाएगा और ये 2700,000 आ जाएगा। रुपीज इन थाउजेंड देख लो, टोटल 4200। डन। अब आए जरा, इन्होंने जो 2021 के पैसे दिए हैं वो उसकी अपनी इनकम है, वो ओके। अब 2022 के लोगों ने, पहले तो ये बताएं, इन लोगों ने अपने पैसे भी दिए होंगे, उसको हम बोलेंगे कैश, और उन्होंने अगले साल के भी पैसे दिए होंगे। अब जो उन्होंने एडवांस दिए, अब पहले तो मैं बताता हूं, इस 220 वाले लोग, इन्होंने 10,000 दिया होगा 2022 का अपने साल का, और अगले साल के भी पैसे। आप बैठना तो बैठ जाओ, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये स्प्रिंग 2023 का रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप सबको कह दें रिकॉर्डिंग भेजिए। हाँ जी, ये जो 220 लोग हैं, इन्होंने बताओ कैसे पैसे दिए होंगे? अपने साल के भी दिए होंगे, पूरे ही आधे, और एडवांस भी दिए होंगे। इसका मतलब ये है कि इन 220, अगर मैं कैश की बात करूं, इन 220 लोगों ने एक 10,000 के हिसाब से अपने पैसे दिए और इन 220 लोगों ने 12,000 के हिसाब से, और ये जो 12,000 वाला इधर कैरी ऑन भी आ जाएगा, 220 मल्टीप्लाइड बाय। अब आपको के साथ दोनों साइड पर क्यों लिखा भाई? कैश उसने दिया और जितना एडवांस है वो एडवांस में भी लिखा। ये मैंने 220 वाले बंदे की बात पूरी कर दी। डन। अब अगले हाफ वाले जो बंदे हैं,
उन 105 वाले बंदे ने 5,000 दिया होगा अपने साल का, क्योंकि उसने कहा है जो सेकंड हाफ में आएगा वो आधे पैसे देगा उस साल। लेकिन यही 105 बंदे ने अगले साल के भी पैसे देने, और ये वाला पैसा और ये वाला पैसा एडवांस भी है। खत्म होगी कहानी। ये हमारा कैश आ गया, ये हमारे पास ब्रॉडाउन आ गया, ये हमारे पास कैरी डाउन आ गया, और जो डिफरेंस आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला। बस पूरे सवाल में अगर कोई टेक्निकल बात थी तो यही थी। बंदा थोड़ा सा तसल्ली से सोच लेगा तो ये कोई सवाल मुश्किल नहीं था। सिर्फ अंग्रेजी पढ़ के, वहां पर ना असल में हम स्पीड में बहुत अंग्रेजी पढ़ते हैं, वो हमें समझ नहीं लगती हमने पढ़ा क्या है। आपके पास 15 मिनट होते हैं, वहां पर पैनिक नहीं होना। अब इसका जो टोटल आ गया ये 4200 है। इसका किसने टोटल किया है? अच्छा 2200 2640 52 टोटल 6625, बस वो 000 में कर रहे हैं। इसका भी बता दें टोटल क्लोज करेंगे तो हमारा एसओपीएल आ जाएगा। ये एसओपीएल मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर 4200 प्लस 6625 माइनस 3900 69। अब इसके चीज पता है ना क्या क्या जानेंगे। अगर आप लोगों ने ओपनिंग फंड फाइंड करना है तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होगा। आपने जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है वहां करंट लायबिलिटी में ये जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर में खुदा ना खास्ता कभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनानी पड़ जाए तो उसमें ये अमाउंट जाएगी, क्योंकि ये कैश है, ये रिसीट है। ठीक होगी बात। अब आगे चलते हैं। इसके अंदर पॉइंट यही था, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है ना ड्यूरिंग द ईयर, उसके बारे में देख लें। कहता है अ मेंबर कंट्रीब्यूटेड 1400 फॉर द परचेज ऑफ ट्रैक्टर। द ट्रैक्टर विल बी परचेज इन द ईयर 2023। ये कहां लिखोगे जाकर? लायबिलिटी के अंदर। पीपी तो आएगा ही नहीं, अभी ट्रैक्टर खरीदा नहीं है, खरीदना है। ये करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा 1400, और दूसरा कैश डेबिट हो जाएगा। दूसरा एंड अदर मेंबर कंट्रीब्यूट 1100 विदाउट एनी स्पेसिफिक, ये इनकम में चला जाएगा। खत्म। आगे ये पॉइंट भी, पांचवा पॉइंट, 1 अप्रैल 2021 हमारा साल ये है। ये 2021 की बात, पिछले साल की बात कर रहे हैं। An area was given on the rent for operating a canteen in the club। वैसे आई कैप ना छेड़ने से बाद आता नहीं। डेट कौन सी बताई? पिछले साल की। और ये हरकत उसने पिछले साल में भी की थी, 2025 में भी, वो बिल्डिंग वाले क्वेश्चन के अंदर 24 में देगा, 22 का डाटा बता रहा है। कहते हैं आपने एक रेंट पे दे दी कैंटीन, कितने में? एनुअल रेंट। However, to facilitate the tenant of setting up the canteen, it was agreed that the rent for 2 years will be paid in 2023। 2 सालों का जितना रेंट बनता है, इसका मतलब सारा रिसीवेबल है। इस साल का पूरा 12 महीनों का रिसीवेबल है। और यहां पर देखें 840 सालाना रेंट है। 1 अप्रैल 9 मंथ बनते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय कितना रेंट बनता है? कितना? 630। एक रेंट हो गया। 840 पूरा। दूसरी बात, कंबाइंड लेक्चर किसी ने अगर लेक्चर लेना है तो ठीक है, वरना उन्हें कह दें कि रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। ठीक है। दूसरी बात, और ये 2022 का कितना रेंट बनेगा? 840 पूरा। रिसीवेबल में कितना जाएगा? इनकम में कितना जाएगा? इनकम में 840 जाएगा और रिसीवेबल में 1470 जाएगा, क्योंकि पिछले साल का रिसीवेबल 630 है। अगर इसका लेजर बनाना चाहते हो तो लेजर भी तैयार हो सकता है। ठीक है। लेजर में किस तरह से होगा?
हमारा रिसीवेबल है 630 ब्रॉड ऑन, इस साल की इनकम 840, कैश तो कुछ मिला ही नहीं, कैश तो निल है, अब फिर स्टिल निल है, तो हमारा कैरी डाउन आ जाएगा 1400। अगर आपको पिछले साल का ओपनिंग फंड चाहिए उसके लिए 630 इस्तेमाल होगा एसेट के तौर पे और 840 इनकम में चला जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं इस पॉइंट में पॉइंट चलते हैं। 1 सितंबर 22 ये हमारे साल की बात हो रही है। सम फिक्स्ड एसेट हैविंग बुक वैल्यू 3000 ऑन 1122 वर डिस्पोज्ड ऑफ फॉर रुपीज 3300। उनको कहो कि वो आ जाएगा, आपको ना रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, आप जुमा पड़े जाके, हम भी आ रहे हैं। चलें, अच्छा इस सवाल के अंदर आई कैप की शरारत बताएं इस बात की। 1 सितंबर 22 सम फिक्स्ड एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू ऑन 1122 बेचा कब है 1 सितंबर को, बुक वैल्यू दी है 1122 को। इस 3000 को डायरेक्ट इसके साथ कंपेयर करके गेन या लॉस नहीं आएगा, पहले हमें 1 सितंबर तक डेप्रिसिएशन फाइंड करनी पड़ेगी और वहां पर भी बच्चे जल्दी में ना 9 महीनों की डेप्रिसिएशन ले बैठे, 8 महीने बन रहे, 1 सितंबर है, ठीक है। तो अब 3000 जो रेट है, depreciation is charged on all fixed assets other than using reducing balance method at the rate of 20%। तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 8। 2600 वाला एसेट 3300 के बेचा तो हमें गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब सबसे पहले, अब दो चीजें हमें काफी सारी सामने आ गई हैं, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मेंबरशिप फी इनकम वाली साइड पे। मेंबरशिप फी हमने ये लेजर बना लिया था, इस लेजर से कितनी मेंबरशिप फी आई थी इनकम 6925। ओके होगी बात। उसके बाद मेंबरशिप फी के बाद और इनकम कहां से आपको कोई नजर आई, एक ये आपको रेंट कैंटीन का रेंट ऑफ कैंटीन इनकम 840। हमने तो इस साल की इनकम लिखनी है ना इनकम के अंदर, इनकम फॉर द ईयर। इसके अलावा आपके पास ये जो आपने लैंड बेची थी, फिक्स एसेट बेचा था, उस पे ऊपर भी गेन आया था, गेन ऑन डिस्पोजल। और इनकम देखें कहां से, कंट्रीब्यूशन से, कंट्रीब्यूशन 1100, ये जो 1100 का आपको विदाउट रिस्ट्रिक्शन मिला। हाँ जी, नहीं बाकी देखते हैं कि वो किस, अगर एंडोमेंट फंड का है तो वो एंडोमेंट फंड में जाकर ऐड हो जाएगा, अगर किसी नॉन करंट एसेट का है तो फिर वो पीपी की डेफिनेशन में जाकर फिर अमोर्टाइज और डेप्रिसिएशन होगी 1100। इसके अलावा कोई इनकम है तो क्या है, फिक्स प्रीपेड इंश्योरेंस अलग चीज है, एक्रूड एक्सपेंस का अलग मतलब होगा, एनुअल इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंडिचर्स, मेंबरशिप फी हो गई, कैंटीन वाला मामला हो गया, खत्म हो गया, ये आपकी इनकम आ गई। ठीक है, प्लस खुद ही कर लेना, हम आगे एक्सपेंडिचर्स पे चलते हैं। अब एक्सपेंडिचर्स में सबसे मेन इसमें डेप्रिसिएशन फाइंड करने का वही पुराना तरीका है IAS 16 वाला। अदरवाइज एक्सपेंडिचर्स में जो जो इंश्योरेंस तो हमने फाइंड कर ही लिया था, इंश्योरेंस कितनी आई, वो जो लेजर बनाया था इंश्योरेंस का 1, कुछ उसने अदर एक्सपेंडिचर्स के बारे में हमें बताया हुआ है। अब 865 एक्रूड थे और 2788 हमने पे कर दिए, इसके अलावा और कुछ नहीं बताया हुआ। तो लेजर बनाओ ना जरा यहां पर छोटा सा ही, ब्रॉड ऑन कितना है 865, कैरिड ऑन नहीं है, उसने कोई एक्रूड एक्सपेंस, कैश कितना है
2788। तो SOPL या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना है? 1923। ठीक होगी बात। अदर एक्सपेंस 1923। डेप्रिसिएशन भी कर ही लेते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाले तरीके से करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन फॉर द, ये है आपके फिक्स एसेट्स अदर देन लैंड 6450। इसमें से पहले जो माइनस करेंगे जो डिस्पोजल है, और ब्रॉडन माइनस डिस्पोजल, फिर एडिशन और डिस्पोजल, वही तरीका एज इट इज। इसमें एडिशन भी है 1 मई 2022 को, वर्किंग कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, मेन वही बात आ रही है, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हमने तरीकाकार कौन सा अपनाना है? लेजर बनाना है, डायरेक्ट फाइंड करना है, वर्किंग करनी है। ब्रॉडन कितना है? 6450। इसमें से डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस करें, 3000 माइनस करेंगे, 2600 माइनस करेंगे, साल के शुरू वाली बुक वैल्यू माइनस करते होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 20%, 690। उसके बाद 3000 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय, एडिशन कितना है जी? 6000 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय, फर्स्ट में से टाइम काउंट करना शुरू करें, 8 महीने, 1890। उसके बाद और खर्चे देके ढूंढे जहां से, एक्रूड एक्सपेंडिचर्स, कंट्रीब्यूशन वाला हो गया, रेंट वाला हमारा इनकम है, डेप्रिसिएशन हमारे पास हो गई, और वाजे तौर पर तो कोई खर्चा नजर नहीं आ रहा, तो खत्म कर देते हैं। फिर हम टोटल कर लें, फाइव वन, और इनकम का टोटल कितना था? 9565। हाँ जी, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास सरप्लस आ जाएगा 44। इसमें अगर कोई बात चीज रह गई हो, क्योंकि अभी हम जल्दी में हैं, तो वो देख लेना। इंश्योरेंस लिख दी थी। अब हमारे पास आ जाए SOF की भी चलती है, पक्का हाँ, घर से ने तो दे दिया करने के लिए, दोबारा करना। चले, आपका जो 2023 और 23 इसके दोनों अटेम्प्ट के सवाल, ठीक है ना, 24 और 25 हमारे हो गए। अब जिसने नहीं किया वो साथ साथ करेगा, क्योंकि फिर